नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जर्मनी में हुए हमलों की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की, रूस यूक्रेन युद्ध की और चीनी सेना के बारे में आई पेंटागन की रिपोर्ट की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, शुरुआत करते हैं। जर्मनी में जो हमले हुए, पूरा विश्व इस समय क्रिसमस के उत्साह में डूबा हुआ है और अब हर साल ये परिपाटी सी दिख रही है कि ऐसे उत्सवों में रंग में भंग डाला जाता है, जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा जाता है और ख़ास तौर पर जो इस बार जर्मनी को चुना गया, इससे पूरी दुनिया को क्या संदेश गया है सर? नीरज जी, देखिए, ये जो जर्मनी में हुआ है पहली बार नहीं हुआ जी। जो अभी 20 तारीख को 20 दिसंबर को हुआ था जी। कि क्रिसमस मार्केट जी। था और उसमें एक आदमी आता है, कार पूरा चला देता है, रोता हुआ चला जाता है, जिसमें 5 लोग मारे गए, 200 तकरीबन इंजरीज हुई। जी। ये बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए, 2001 से लेकर के 2019 तक इस बीच में करीब, अगर जर्मनी में देखें तो एग्जैक्ट फिगर में अगर आप देखेंगे तो 3120 या 22 इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा। उन्होंने खुद नाम दिया है इस्लामिक टेररिज्म का, जी। कि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और इनमें तकरीबन 1,46,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जी। इतनी, मतलब, ये त्रासदी होती रही है। तो जो आपने कहा कि हर साल ये हो रहा है, वो फैक्ट है। जी। ये हो रहा है, लेकिन अब ये जागे नहीं हैं। जी। वो चीज़ देखने वाली है। जी। और उनको जरूरी है। अभी 2020 में इनके हुआ, 20 में भी हुआ था जी। जिसमें मेरे ख्याल से तीन इंसिडेंट हुए थे 2020 में। जी। 11 लोग मारे गए थे जर्मनी में ही। तो मैं सिर्फ जर्मनी की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह तो आप फ्रांस देखिए, ब्रिटेन देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है। जी। और इसमें जो अभी अक्टूबर में भी इनके यहाँ एक रेडिकल जो इस्लामिस्ट ग्रुप है जी, उन्होंने तो मार्च निकाला था जी। और उन्होंने जर्मनी में उन्होंने खलीफेट की मांग की थी जी, कि खलीफेट बनना चाहिए, मतलब खलीफा वाला जो सिस्टम है वो होना चाहिए जी। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर आंख नहीं खुलेगी, नहीं देखेंगे, तो मुश्किल तो ये होनी है जी। और इसमें इन्होंने एक तरह से प्रोपेगेंडा कैंपेन भी अपना चला रखा है सोशल मीडिया में। वहाँ पर आप अगर पूछिए वहाँ पर लोगों से, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर ये भी है कि अब चूंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तो आप देखिए 2015 में जर्मनी ने मेरे ख्याल से 4 या 5 लाख जो है इनको लिया था मिडिल ईस्ट से, जितने लोग वहाँ पर आए थे। कहा तो ये जा रहा है कि जो फिगर्स कुछ जगह मैंने देखे, उसमें लिखा था कि 10 लाख के आसपास इन्होंने रिफ्यूजीज लिए थे जी, जो मैक्सिमम मिडिल ईस्ट और बाकी इलाकों से आ रहे थे जी। तो आप समझिए कि इसी में अगर एक साल में हाल था, तो इन्होंने अपने जो रिफ्यूजी स्टेटस, मतलब जो मैकेनिज्म है, उसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया है जी। ये तो बहुत उदार हृदय से बन रहे थे, अब जो है ये मुश्किलें आ रही हैं इनको वहाँ पर। और इसी बीच में जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं, जिस आदमी ने ये किया है, जो कि कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का रहने वाला है जी। और 2006 में ये सऊदी अरेबिया से आया था जी। सऊदी अरेबिया में इसके ऊपर रेप, मर्डर और इंटिमिडेशन, ऐसी चीज़ों की ऑलरेडी धाराएं लग चुकी थी और वो भाग के आया था यहाँ पर। तालिब अब्दुल जावेद नाम है इसका जी। और ये जब आया सऊदी अरेबिया से, तो 2006 में इसको उन्होंने एसाइलम दे दिया और 2016 में तो इन्होंने नागरिकता भी दे दी वहाँ पर जी। तो ये 10 साल तक वहाँ रहा है। और अभी इंसिडेंट में सोचिए कि इसने अपने पास इसका कुछ नहीं था जी, BMW कार इसने किराए पर ली जी, और उसको वो ले जा करके उसने वहाँ ये हादसा किया जी। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था कि चुपचाप बैठा था जी। अपने आप को इसने हमेशा बोला कि एंटी इस्लामिस्ट है जी। लेकिन एंटी इस्लामिस्ट होने के बावजूद ये कहता रहा बाद में कि जो इस्लाम के लोग हैं, हम जो मुस्लिम्स हैं, उनकी अनदेखी हो रही है जर्मनी में जी। जहाँ की जर्मन्स बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं और रेडिकल्स को आने दे रहे हैं जी। और ये कई चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा जी।
और तकरीबन 50,000 तो इसके फॉलोअर हो गए थे जी। जर्मनी में देखिए तो बहुत बड़ा नंबर है उस हिसाब से जी। तो ये उसमें पोस्ट करता रहा था और फिर भी जो है उसको कुछ चीज़ों को ये कहा गया वहाँ कि ये तो सिर्फ पोस्ट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है इस तरह की, इसलिए जो है ये कोई इससे खतरा नहीं है जी। और ये अपना एक्शन करता रहा है जी। तो ये चीज़ें वहाँ पर थी और उसके बाद भी ये जो है बोलता रहा कि ये इस्लामिक फेथ्स को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन उसने ये भी कहा था वहाँ पर कि जर्मन्स जो हैं सुनेंगे नहीं जब तक कि जर्मन्स का एक तरह से उसमें देखा जाए तो उसने कहा कि विदाउट रैंडमली स्लॉटरिंग जर्मन्स जी जी, मारना भी नहीं, उसने स्लॉटरिंग वर्ड इस्तेमाल किया है खुद जी कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जर्मन से समझेंगे नहीं जी। तो ये जो उन्होंने एक्चुअली उसने बोला कि द पाथ टू जस्टिस विल बी ओनली आफ्टर, दे विल अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर स्लॉटरिंग जी। तो इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर ये नहीं एक्शन लिया गया तो मतलब ये तो बिल्कुल अनदेखी है इसमें। और कहा यह भी जा रहा है कि अथॉरिटीज़ को वार्निंग्स तो बहुत मिली जी कि भाई ये कुछ होने वाला है इस तरह का, और उन्होंने जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने उतना एक्शन नहीं लिया, ये सोच करके सिर्फ वो बोलने वाला ही है और वहाँ तो हर एक चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच में ले लेते हैं, फिर ये चीज़ें आगे चल के होती हैं जी। जो ये भारत कहता रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप कह रहे हैं जी, वो फ्रीडम नहीं है जी। वो तो जो है एक तरह से आगे जाके वही टेररिस्ट उसमें स्पीच में बन जाएगा जी। और वही चीज़ें हुई। और इसी को देखिए उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि अभी जो है इसमें हेड ऑफ जो इनके जितने एजेंसीज हैं इंटीरियर और फॉरेन, वो जो है उनकी क्वेश्चनिंग होगी उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी से जी, कि जानते हुए भी इनपुट के बावजूद एक्शन नहीं लेना जी, और फिर ऐसे हादसे उनके यहाँ होते रहे। और अब देखिए इसी की वजह से जो फार राइट विंग के प्रोटेस्टर्स हैं जर्मनी में जी, वो आगे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब रीमाइग्रेशन होना चाहिए, इनको निकालो यहाँ से जितने आए हैं जी, भले नागरिकता आपने दे दी है इनको डिपोर्ट कीजिए, ये उनका कहना है। आप और तो छोड़िए, आप एलन मस्क ने क्या बोला है देखिए कि उन्होंने सिर्फ बोला है कि इट इज ग्रेट फेलियर ऑफ जर्मन गवर्नमेंट जी, और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है इनके लिए कि जो इनके चांसलर हैं बोले उसको कि ही इज ए फूल, यहाँ तक कि उन्होंने वर्डिंग यूज की है चांसलर और ही शुड रिजाइन जी। हालांकि उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई एक्स पर अगर वो पोस्ट कर रहा था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जी जी, उनके ऊपर भी आ रहा है जी। एक चीज और देखने की है कि जिस लोकेशन में हुआ है वो ईस्ट जर्मनी में है जी, तो आप देखिए आप वो चीज नकार नहीं सकते कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनिफाइड तो हो गए जी, लेकिन इस जर्मनी में जो अभी ये राइट विंग और वो लीजिए उधर हैं जी, और वो अभी भी उस आइडिया को लेके चल रहे हैं। और अगर ये आगे बढ़ते गए तो क्या ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में होगा क्या जी, फिर वही हालत मत हो जाए जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका देखना पड़ेगा। ये इफेक्ट मैं कह रहा हूँ कि इसका अगर इस तरह से इतने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर और रिफ्यूजीज को इतने अगर ये बिना जांचे परखे बिना देखे अगर लाते रहेंगे तो ये मुश्किल होगा। देखिए ये भी चीज़ हुआ था इतने ज़्यादा, आप सोचिए कि अगर 2015 में ही 10 लाख थे तो टोटल रिफ्यूजीज तो बहुत होंगे इनके पास, और ये लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए थे इनके ऊपर, छोटे मोटे जितने भी काम हैं, छोटे मोटे नहीं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट और जितने भी मेडिकल असिस्टेंट्स हैं मैक्सिमम है वहाँ पर जी, और ये पूरे डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर जी। तो इस वजह से ये चलता रहा था और ये एक्शन भी नहीं ले रहे थे उनका, और जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर मॉनिटरिंग करते रहते कि आदमी ठीक है ये पोस्ट दे रहा है एक्शन नहीं ले रहा है, बट एक्शन ले तो लिया ना उसने जी, अगर ये मॉनिटर करते शायद इसको देखते रहते तो शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करते तो फर्क नहीं पड़ता जी। और इसी वजह से देखिए ये चीज़ आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं होगा फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। और ये भी होना चाहिए कि जो आप बताइए 50,000 फॉलोअर हैं, कई लोग इससे मिलते रहे थे जी,
तो अब कई लोग आके कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत काम करता था, बोलता था जी। तो इसके साथ के जो लोग थे उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अकेले तो कर नहीं सकता था, जरूर किसी ने मोटिवेट या कुछ उसको किया होगा जी। और जो पॉलिटिकल और रिलीजियस कन्विक्शन है लोगों के दिमाग में, ऐसे लोगों के जी, जो ऐसे पोस्ट करते हैं, ऐसी चीजें देते हैं, बिल्कुल रेडिकल हो गए हैं, उनके ऊपर तो ज्यादा वॉच रखनी चाहिए जी। कि कब पता नहीं हो क्या कर लें। तो नहीं होगा तो फिर इसी वजह से होगा। और एक मतलब ये एंटी इस्लामिस्ट था जी। कहा जा रहा था, इसीलिए इसको चलने दिया इन्होंने जी। कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। और जी। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये एंटी इस्लामिस्ट एंटी जर्मन्स हो गया जी। उन्हीं के ऊपर ले आकर चढ़ाया। इसने तो इस्लाम वालों के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं है जी। तो इसने किया है। और इसने पहले अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज किया था। इसने ये बोला था कि रेडिकल इस्लामिस्ट के ऊपर वो कोई जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं एंड इसने ये सोचा कि ये हमको टारगेट कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। जी। तो अगर ये लोग उसको मॉनिटर करते, उससे या तो उसको ले आते, उसको रेडिकलाइज करते तो शायद नहीं होता या इस तरह के हादसे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है इनके यहाँ। आप डेटा देख लीजिए कितनी बार हो चुका है। और इफेक्ट्स में इसका मुझे यही लग रहा है, देखिए कि अगर रेडिकलाइजेशन इस तरह बढ़ा जर्मनी में, जैसे वो जर्मनी फॉर जर्मन्स करेंगे और आइडियोलॉजी एक बढ़ेगी, मैं नहीं कहता कि नाजी आइडियोलॉजी आ जाएगी, बट कोई ना कोई आइडियोलॉजी इस तरह अगर आएगी। और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का जो है मैं कह रहा था, अगर आइडियोलॉजिकल लेवल पर अंदर ही डिवाइड हो गए तो आगे चल के लिए ये मुश्किल होगा। और इलेक्शंस देखिए उनके यहाँ होने वाले हैं, फरवरी में इलेक्शंस होने हैं। तो अगर ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड इस तरह रही तो उन्हीं के लिए मुश्किल होगा अगर स्टेबलाइजेशन नहीं रहा तो। और अगर जर्मनी में इस तरह हुआ, देखिए यूरोपियन यूनियन में दो ही मेजर प्लेयर्स आज की हालात में हैं, फ्रांस और जर्मनी। जी। ब्रिटेन तो, इंग्लैंड तो बाहर हो गया है। तो अगर ये दोनों हैं और यहाँ पर फ्रांस में भी रेडिकलिज्म आगे बढ़ रहा है जी, और यहाँ पर अगर यही हुआ तो आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी की बात शुरू हो गई तो फिर यूरोप का क्या हाल होगा जी। तो ये चीज आगे भी जाएगी। और एंटी इस्लामिस्ट जो फोबिया है आ रहा है अभी, वो अगर उग्र रूप ले लिया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी इन देशों में। इसलिए जरूरी है कि अभी इनको जागना चाहिए और ये चीज, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जी। और अभी तो फ्रांस ने इसी को देख करके कुछ ही दिन पहले फ्रांस ने अभी अपने इमिग्रेशन लॉ जो कानून है उनको टफ किया है कि और इतनी आसानी से नहीं हो जाएं। बट इस पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा आगे की सिचुएशन वही होगी जो कि बाकी कुछ देशों में हो रही है। और अगर फंडामेंटलिस्ट आ गए जी तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत वहाँ पर होगी जी। बिल्कुल सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के दृश्य अगर आपने देखे हो तो ऐसा लग रहा है कुंभ के बिछड़े भाई हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों चाह रहे हैं कि 1971 के दौर को भुला दिया जाए। इसे कैसे देखते हैं आप? इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल निंदी जी, देखिए ये लोग गए थे वहाँ D8 की मीटिंग में कैरो में जी, जो डेवलपिंग नेशंस 8 जो देश हैं उनकी मीटिंग है। और 8 देश में सब मुस्लिम नेशंस ही हैं। देखिए नाइजीरिया, टर्की, इसमें मलेशिया भी है, इंडोनेशिया, और ये दोनों तो हैं ही जी। और जैसे आपने कहा कि इनकी आपस में मीटिंग हुई वहाँ पर। इससे पहले एक बार ये जब गए थे उधर मिल चुके थे न्यूयॉर्क में जी, UN जनरल असेंबली के उस पर। बट इशू है, मैं तो ये कहूँगा मिले नहीं, इनको मिलाया जा रहा है जी। क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो इनको बैक करके मिलाई जा रही हैं। अदरवाइज इनके पास अपने पास तो कुछ है नहीं जी। और फिर भी जो है इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वहाँ पर। और अब जैसे आपने कहा, इन्होंने यही कहा है कि 1971 के हालात भूल करके हमको आगे बढ़ना चाहिए जी। जबकि अभी तक जो पिछली सरकारें थीं या सरकार थी 15 साल से, उसने कहा कि पाकिस्तान ने माफ़ी मांगना चाहिए जी। 1971 में जो जीनोसाइड किया, जो रेप मर्डर इतनी चीज़ें की जी, उसके लिए। लेकिन अभी जो है ये कह रहे हैं कि नहीं। तो नेचुरली आवाज़ इनकी मोहम्मद यूनुस की नहीं है जी। इनके पीछे जो ताकतें हैं
और ताकतें हैं कौन? वही हैं जमात इस्लामी से लेकर के आईएसआई है या बाकी हैं जो ऐसे वो कर रहे हैं। और इन्होंने ये बोला है कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमें करना चाहिए आपस में, ट्रेड, कॉमर्स और स्पोर्ट्स, कल्चर, इसके बारे में करना चाहिए। अभी आप ये देखिए कि अभी इन्होंने कर दिया है कि पहले होता था कि जितने सामान पाकिस्तान से बांग्लादेश में आते थे उनकी पूरी चेकिंग होती थी जी, हर एक की। अब उन्होंने बंद कर दिया है जी। रैंडम होगा, रैंडम क्या होगा मैं कहूँगा नहीं है जी। और किसके लिए नहीं है ये सामान? आप समझ सकते हैं कि वो जो रेडिकल ताकतें हैं जी, वो चाहती हैं कि उनका सामान आए जी, हथियार से लेके गोला बारूद से हर एक चीज आए जिसकी चेकिंग ना हो जी। तो एक वो है। दूसरा, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उन पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए हैं जी, वो भी आराम से आ जाएं। और बांग्लादेश में आने जाने वाले कौन होंगे? पाकिस्तानी जी, यही होंगे जो इनके रेडिकलिज्म में या टेररिज्म में, और पाकिस्तान चाहेगा कि उनको अपने यहाँ से हटा के वहाँ लाए, जिससे कि पाकिस्तान अभी तक जो टेरर वाले देशों की लिस्ट में था जी, उससे जो है बाहर निकले। वो कहे कि नहीं जी हमारे पास तो है नहीं जी। तो एक उसका ये भी, अदरवाइज पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए जो उसके पास खुद नहीं है जी। हालांकि आज पर न्यूज़ आई है कि उसने आर्म्स एमिनिशन, स्पेशली 155 मिलीमीटर के कुछ एमिनिशन और कुछ गन्स और बाकी चीज़ें वहाँ दी है उसने जी। तो ये जो नई गवर्नमेंट है वो तो हम देख रहे हैं शुरू से कि जो भी पॉलिसी है जो पिछली गवर्नमेंट बीएनपी की थी उसको सारी हटा करके उनको आपने देखिए किस तरह से जो इनके जो 1971 में फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कैसे घर से खींचा जा रहा है, बाहर लिया जा रहा है, चप्पल पहना के उनको मारा पीटा जा रहा है सबको। ये हालत हो रही है। माइनॉरिटीज और हिंदूज के अगेंस्ट जो हो रहा है वो तो है ही जी। और उसके अलावा खुद के लोगों के खिलाफ ये कर रहे हैं जी। आगे जो सेकुलर होना था बांग्लादेश, वो जो है अब पूरा शरिया उसमें जा रहा है जी। और शरिया में ही नहीं जाएगा, ये तो पूरा टेररिस्ट के उसमें हाथ में जाएगा। तो लग तो ये रहा है कि अब ये दूसरा अफगानिस्तान वहाँ बनने वाला है जिस तरह से हालात वहाँ बन रहे हैं। आईएसआईएस, मुस्लिम ब्रदरहुड और बाकी जो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ें अब ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये बांग्लादेश भी उसके हालात में जाएगा, अफगानिस्तान। और अगर वो होता है तो फिर वही होगा जैसे अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है तो बाद में चल के वही होगा जी। क्योंकि भारत तो चलिए भारत कंट्रोल करेगा, भारत के लिए खतरे की घंटी तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान अपने आप तो आ नहीं सकता जी। चीन देखिए, वो भी नजर इसीलिए रखे हुए है जी। चीन चाहता है फुटहोल्ड वहां पर जी। अमेरिका भी चाहता था, लेकिन अब इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा और जल्दी वहां आएगा उसके ऊपर है कि जो पहुंच के अपना बेस वहां बना ले जी। तो इसलिए जो आपने कहा कि भारत के खिलाफ, मैं कहूँगा हम सोचे थे कि दो फ्रंट हैं, चीन और पाकिस्तान। अब एक तीसरा फ्रंट अब बांग्लादेश भी हो जाएगा जी। क्योंकि उधर चीन और पाकिस्तान थे, या पाकिस्तान सपोर्टेड बाय चीन था जी। अब यहाँ बांग्लादेश सपोर्टेड बाय चीन और पाकिस्तान दोनों जी। अब चीन के साथ तो चलिए बाउंड्री की लड़ाई थी जी। अब यहाँ तो हर एक पूरी लड़ाई हो जाएगी, टोटल हाइब्रिड वॉरफेयर हो जाएगा जी। यहाँ से जी। बांग्लादेश से, क्योंकि सब होंगे, मिलिटेंट से लेकर के टेररिस्ट से लेकर के, और जितने हमारे ग्रुप्स हैं, अगर कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पहले एक्टिव थे इंडिया में वो बाहर गए थे, उधर आ जाएंगे जी। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि म्यांमार में देखिए क्या हो रहा है जी। वहाँ भी यही आ रहे हैं जी। और वहाँ कहा जा रहा है कि अराकान आर्मी जो है, जो खाचिन वाले इलाके में तो पहुँच ही चुकी है जी। लगभग उसी का वर्चस्व चल रहा है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और वो अराकान आर्मी नहीं है एक्चुअली, वो तो अराकान ये जो रोहिंग्या ARSA है, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है, मतलब रोहिंग्या मुस्लिम्स की आर्मी है जी। जो दोनों रोहिंग्या वहाँ से निकाले जा रहे हैं, वो वहाँ पर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं, और बांग्लादेश में तो ऑलरेडी रोहिंग्या हैं ही जी। तो आप समझ लीजिए कि एक ये, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश मिल नहीं रहे हैं, इनको मिलाया जा रहा है जी। इसीलिए कि इंटरेस्ट दूसरों का सर्व हो जी।
और वही चीज होगी हालत इनकी बाद में, जो अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में नुकसान इन्हीं का होना है। क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर कितना हो जाए, पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर पावर तो अपना ला सकता नहीं है, और अपने आप भी रह करके इस्तेमाल अगर नहीं कर पाएगा तो उसको रखने का उसका कुछ मतलब नहीं होगा, और फिर भी उसी का नुकसान होगा। अब देखिए, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश में इतना ज़्यादा होता है सब कुछ, चीन का, अगर चीन भी वहाँ आ जाता है कि, और चीन का देखिए एम क्या है, वो स्टेट ऑफ मलाक्का से लेके और इंडो पैसिफिक से लेकर के इधर इंडियन ओशन में भी फुटहोल्ड चाहता है जी। ऑलरेडी सबमरीन से वहाँ दे चुका है, सबमरीन बेस उसने चिटगांव में बना दिया है जी। और जो है वहाँ पर एंट्री कर रहा है, तकरीबन $20 बिलियन वो लगाने के उसमें है बांग्लादेश में। तो अगर इतना वो कर लेगा तो वो फ्री में तो करेगा नहीं, और वहाँ पर जो है वो चाहेगा फुटहोल्ड। तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका के भी इंटरेस्ट का इसमें खतरा है जी। जो वो इंडो पैसिफिक से लेके बाकी की बात अमेरिका करता रहता है, उसके लिए भी नुकसान है। तो इंटरेस्ट भारत का तो ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उनका भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि बांग्लादेश देखिए होगा क्या अल्टीमेटली, कोई उसमें ना कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, ना BNP रही, ना आवामी लीग रही, रह जाएगी जमाते जी, ब्रदरहुड, वो भी अपने पैर गड़ा चुके हैं हमारे इस्लामिक ब्रदरहुड वाले जी। तो ये सारे मिल करके करेंगे क्या, सब अपने अपने हिस्से को लेके चलेंगे जी। तो फाइनली वहाँ टोटल क्योस जो कहते हैं ना, वो वाला हो जाएगा जी, कि सब अपने अपने हिस्से लेके चलेंगे। और जो है बांग्लादेश चल रहा था एक प्रोग्रेस पर, इकोनॉमी थी, वो तो सब अभी डूब गई। और मैं इसलिए चीन अमेरिका के बीच में चीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस, जो कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन 2016 के इलेक्शन में, ट्रंप के इलेक्शन में इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया था जी। तो अब वो एक बैग सपोर्टर तो ट्रंप के बनेंगे नहीं जी। तो ये जो है, और ट्रंप देखिए अभी उन्होंने क्लियर किया है कि वो बिल्कुल खिलाफ हैं जो हिंदूज के अगेंस्ट बांग्लादेश में हो रहा है जी। उन्होंने साफ बोला है। तो ये ले करके मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा मोहम्मद यूनुस उनको साथ चल पाएंगे, और उनके बिना चल पाएंगे ये भी हमें मुश्किल लग रहा है कि बिना अमेरिका के वो चल भी पाएंगे जी। तो दूसरी चीज़ देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बोला है कि शेख हसीना के लिए उनका एक्सट्रेडिशन के लिए कि भारत से उनको बांग्लादेश में भेजा जाए, दिया जाए उनको। और उन्होंने बोला है कि भारत तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इतना कुछ हिंदूज के ऊपर नहीं हो रहा है, जो कि दोनों चीज़ें गलत हैं। ये चीज़ देखिए, हाँ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो ज़रूर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और बांग्लादेश से कुछ भारत ने जिनको बोला था वो लोग आए थे, भेजा गया था वहाँ से, उन्होंने एक्सट्रेडिशन किया था, भारत से भी हुआ था। लेकिन जब तक कुछ स्टेब्लिश नहीं हो जाता कि बांग्लादेश के खिलाफ वो जो काम हुई थी, तो ये जो है उन्होंने किया था, तब तक भारत करेगा नहीं। और भारत जो है सोच समझ के ही निर्णय लेगा, जो भी है, जो इंटरनेशनल रूल और लॉ के मुताबिक है उसके हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन देखिए आज की तारीख में दोनों अनस्टेबल हैं, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश की आप हिस्ट्री देखिए, 71 से 75 तो चला, 75 में मुजीब की हत्या हुई और उसके बाद लगातार इनके पास कुछ न कुछ समय के बाद मिलिट्री कू होता रहा है जी। पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि आर्मी अभी भी चुपचाप बैठी है, पहले भी चुप थी, लेकिन जो पहले चुप थी वो मजबूर थी आर्मी कि हमें मौका नहीं मिल रहा है जी। क्योंकि जो उनको लत लग चुकी थी 75 से लेकर के और तकरीबन 2005 तक कि इतने मिलिट्री कू होते रहे थे, वो नहीं हो रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है। और मतलब आप समझिए कि 1975 से और 2009 में 29 करीब 34 साल में 29 मिलिट्री कूज बांग्लादेश में हो चुके हैं जी। तो आप और वहाँ पर कोई मेजर दुश्मन नहीं है बांग्लादेश के बॉर्डर, चारों तरफ भारतीय है जी, और तब भी 2 लाख की आर्मी है जी। तो आर्मी क्या है उनकी चुप रहेगी जी, कब तक चुप बैठेगी ये भी देखना है जी। उसी ने जो है मिलिट्री अगर काम की होती तो हो सकता है शेख हसीना वहाँ रहती जी, या वहाँ भी वो चेंज कर सकते थे, लेकिन वो खिलाफ नहीं गए स्टूडेंट्स के और जो बाकी मॉब्स थी,
टेररिस्ट के या जो मिलिटेंट से जो भी थे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि मिलिट्री अभी भी बैकग्राउंड में है जी। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनूस ये बिना मिलिट्री के चल पाएंगे जी। और कोई भी ग्रुप आएगा मिलिट्री को तो लेके ही चलना पड़ेगा जी। लेकिन जो अगर क्योंकि अगर कू कर देती है मिलिट्री इस समय, उनको भी पता है कि अगर कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा जी। क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल डाउन है इकोनॉमी, सब कुछ डाउन है जी। और जहां उन्होंने कू किया, अगर सत्ता संभाली तो बाहर से सैंक्शंस काफी लग जाएंगे जी। सैंक्शंस लगने से उनकी हालत और खराब हो जाएंगी। लेकिन फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल्स को कैसे आगे रखें, अगर नहीं पीछे रखें, उनको दूर रखें, क्योंकि नहीं रखें तो आगे चल करके इनकी मिलिट्री को ही प्रॉब्लम हो जाएगी जी। क्योंकि उसमें भी रेडिकल से आ जाएंगे और ये मुश्किल हो जाएगा। इकॉनमी इतनी नीचे चली गई, अब इतनी जल्दी ऊपर ये ला नहीं पाएंगे और बीच में मिलिट्री ऐसा ना हो कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं और जो बाकी रह गए हैं, जनता या बाकी लोग जो रह गए, उनके बीच में एक सिर्फ पॉन बन के रह जाए कि वो इधर से उधर असहाय दिखे जी। तो ये मुश्किल उन्हीं के लिए आगे को हो जाएगा। और अभी देखिए, हालांकि इंतरिम गवर्नमेंट ने मिलिट्री को पावर्स दिए थे, जब उसके बाद जुलाई के बाद सितंबर में इन्होंने बोला था कि जितने कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश मिलिट्री को, उनको उन्होंने मजिस्ट्रियल पावर्स दे दिए थे जी। कि वो एक तरह से कहिए कि पुलिस का काम, बिकॉज पुलिस भी भाग गई थी जगह छोड़ के, तो वो काम उनको दे दिए थे 2 महीने के लिए, लेकिन आगे बढ़ा दिया था जी। तो और देखिए, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश भी किसी तरह इसमें फंस करके नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाए जी, कि उसको कहीं सैंक्शंस लगे, कहीं से उसको शायद मिले जैसे चीन से जी, और आगे चल करके उसको ही मुश्किल हो जाए जी। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा और भारत को सोच समझ के चलना पड़ेगा। किसी न किसी तरह से प्रेशर लाना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो ये रेडिकल्स हैं, उनके ऊपर लाना पड़ेगा जी। और वर्ल्ड फोरम में भी ये लाना पड़ेगा जी कि भाई अगर एंटी टेरर हर जगह है तो यहाँ पर टेररिस्ट क्यों आने चाहिए जी, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे जी। इसमें संक्षेप से सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने शुरुआत करी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि भाई 1971 के दौर को भुला देते हैं। अब भारत ने जो किया उसको भी बांग्लादेश भुलाना चाहता है। अभी आपने देखा कि टिप्पणी आई कि भारत तो इस युद्ध में सिर्फ एक सहयोगी था जी, उनके मिनिस्टर ने ही बोला था ये सहयोगी था जी। लेकिन देखिए, डीप उसमें जनता तो जानती ही है जी, जनता तो जानती है कि भारत ने क्या किया, कि भारत ने नहीं किया होता तो क्या हालत होती जी। हाँ, ये घाव पाकिस्तान के ऊपर तो जरूर है जी, वहां पर है और उन्होंने ही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर भारत ने 1971 में किया है जी, तो भारत अब ज्यादा ताकतवर है जी, उस चीज को अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा करने के लिए। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि नाटो की सदस्यता का लक्ष्य हासिल करना संभव है। क्या अब भी आपको लगता है कि ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा? और ऊपर से अगर हम देखें तो जो रशिया है वो लगातार अटैक बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप उस क्षेत्र की स्थिति को इस समय? नहीं जी, देखिए आज की जो हालात हैं वहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि रूस तो आगे बढ़ता जा रहा है। वो कहीं हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि रूस कुछ नहीं सुन रहा है, ना कि और कुछ देख रहा है कि उसका क्या नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। अभी बीच में आप देखिए, इन्होंने यूक्रेन ने उसके 3-4 उसमें सिटीज में हाई राइज बिल्डिंग्स को पर अटैक किया ड्रोन से जी। और उन्होंने ये भी हुआ कि उसने जो इनके एक जनरल को मारा जी। इसे लेकर के काफी हल्ला मचा कि भाई यूक्रेन तो अंदर पहुंच गया, बहुत डैमेज किया, लेकिन इस डैमेज में किसी की मरने की खबर नहीं आई जी, कोई मारा गया हो जी। बिल्डिंग्स को जरूर डैमेज हुआ। ये जरूर हुआ कि यूक्रेन ने डेवलप कर लिया, उसने टेस्ट कर लिया अपना ड्रोन्स जी, और ये ड्रोन्स वो हैं बहुत लंबे दूरी के नहीं है, छोटी दूरी के हैं। तो ये जा रहे हैं और ये चूंकि वायर गाइडेड हैं, तो वायर गाइडेड होने की वजह से इनको जैम नहीं किया जा सकता। बीच में और कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं जी, वायर से जा रहे हैं 20-25 किलोमीटर, उसी से इसका कंट्रोल हो रहा है। ये भी स्टेब्लिश हो गया कि यूक्रेन ने अपने स्पाइज वहाँ अपने एजेंट्स रख रखे हैं। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि रूस पर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल रूस तो खाली है ऊपर से जी,
कुछ तो डैमेज हो सकता है, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ जो कि हो रखा है यूक्रेन में, उसके बाद जो इन्होंने किया। जी। जेलेंस्की खुद कह रहे हैं, उनके कमांडर्स कह रहे हैं कि देखिए वो रह नहीं पा रहे हैं, वो पीछे हटते जा रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है रूस। जी। इसके अलावा वहाँ पर उनके जो जवान हैं वो छोड़ के आ रहे हैं मोर्चे, बाहर वहाँ से डिजर्ट कर रहे हैं। जी। तो ये हालत हो रखी है वहाँ पर। इनके टैंक, इनके जो लॉन्ग रेंज की वो हैं, चाहे आप मिसाइल्स कहिए या लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कहिए, उनको चलाने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि सबको इनको फ्रंट लाइन पर भेजना पड़ रहा है, वहाँ लोगों की कमी हो रही है। जी। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है अभी यूक्रेन के सामने। रूस ने परसों ये भी 2 गांव और कैप्चर कर लिए, और जो हम बात कर रहे थे पिछले 1 महीने से, पोक्रोव्स्क जो कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स सेंटर है, उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में पहुंच चुका है। जी। कभी भी कब्जा कर सकता है, और पूरी कोशिश यूक्रेन कर रहा है कि हम रोके रखें। जी। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि 20 जनवरी से पहले मैक्सिमम कब्जा वो कर लें वहाँ पर। और इन्होंने अभी तक पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर इन्होंने 25-26 अटैक किया एक साथ रूस ने। जी। ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेट्स्क के इलाके में ये आगे बढ़ता जा रहा है रूस। जी। और इन्होंने जरूर, जैसे मैंने कहा, उन्होंने डेप्थ अटैक्स किए हैं उसमें, लेकिन ड्रोन्स का देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रोन्स लो लेवल हैं, उन पर सभी रडार्स में वो आएंगे नहीं। और जब आप 2-4 प्लेन्स अगर आते हैं, 2-4, 10-20 आते हैं, तो उनको तो ट्रैक कर सकता है जी। लेकिन जब सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ आप भेजेंगे तो बहुत मुश्किल है ट्रैक करना। कुछ तो पता लगेगा, और कुछ इन्होंने काफ़ी को मार भी गिराया, लेकिन कुछ तो निकलने हैं। आप चाहे वहाँ देख लीजिए, इजराइल में देख लीजिए, वहाँ भी यही है। तो ये एक अलग वॉरफेयर जो अभी है, इसकी काट अभी इतनी जल्दी आनी मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी इस पर लोग देख रहे हैं इसको। बट मुश्किल ये है कि जो मुख्य चीज़ होनी चाहिए कि रूस को रोका जाए, वो नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और ज़्यादा हो गया इनका, यूक्रेन का। तो और यूक्रेन का लोग भी देखिए अभी क्या है, वहाँ लोग फेडअप हो रखे हैं लड़ाई से। वो कहते हैं किसी कीमत पर ये रुकना चाहिए, बाद में जो है वो देखा जाएगा। अब अभी 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है रूस, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 से 55 लाख लोग यूक्रेनियंस उसी इलाके में हैं। आधे तो छोड़ के आ गए हैं, और यूक्रेन की पॉपुलेशन ही 4 करोड़ थी, उसमें से 1.5-2 करोड़ का पता ही नहीं है, और 50-55 लाख यहाँ हैं। कितने मारेंगे, कहाँ हैं, तो रह क्या जाएगा यूक्रेन में? सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, इतना करने के बाद, इतना डैमेज होने के बाद करेंगे क्या? बिकॉज अभी भी जेलेंस्की तो अब कह रहे हैं, मान चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जो टेरिटरी है उसकी बातचीत बाद में करेंगे, हम डिप्लोमेटिकली वापस लेंगे, युद्ध रुकना चाहिए। पुतिन उसमें नहीं है, वो तो अपने उस पर रुकेंगे। अब सब जानते हैं, यूरोप जानता है कि यूक्रेन के पास मैन पावर की शॉर्टेज है, इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, और जाएंगे मतलब कर क्या पाएंगे? सबसे बड़ी मुश्किल ये है। नॉर्थ कोरिया देखिए, वहाँ भेजे जा रहा है मिसाइल्स अपनी, उसके लड़ाके भी जा रहे हैं कर्स्क में। वो तो वो कह रहे हैं कि भाई रूस के अंदर लड़ रहे हैं, बाहर तो हम लड़ नहीं रहे हैं यूक्रेन से, तो अंदर जो है, इसलिए वो कोई बारी उसको हम ले नहीं रहे हैं। और कीव के ऊपर देखिए, जब इन्होंने ड्रोन्स भेजे थे 100 से ऊपर, कुछ जो डैमेज किए हैं यूक्रेन ने भेजा था, उसके बाद कीव के ऊपर इतना ज़्यादा डैमेज किया उन्होंने, पुतिन ने। और उन्होंने तो यहाँ तक चैलेंज दे डाला है कि जो ऑर्शेनिक इनकी नई मिसाइल है, कहते हैं उसका कार्ड किसी के पास नहीं है, अगर चेक करना चाहते हैं तो कहते हैं कि अमेरिका आ जाए, कोई एक एरिया डिजिग्नेट कर दीजिए यूक्रेन में, जिसको आप मिसाइल से पूरा डिफेंड कीजिए, जो भी आपके पास एयर डिफेंस है, हम अपनी फायर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना ताकतवर है। तो अगर इस लेवल तक आ गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने एग्रेसिव हो रहे हैं। और अभी देखिए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो एनुअल उनका इंटरव्यू होता है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमें ये युद्ध बहुत पहले कर देना चाहिए था यूक्रेन के ऊपर। वो कहते हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, और लेकिन अगर यूरोप इस तरह रहा तो ये लड़ाई और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा जो डर यूरोप में यही है कि ये लड़ाई बढ़ गई तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसमें। उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली है, उसको भी समझना चाहिए उनको कि क्यों बदली है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्होंने दिया है, और ये अब बदले हालात में ज़रूर देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन, क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं, कोई फ़ायदा, ना रूस का डैमेज हुआ, ना रूस रुका, ना पुतिन रुके, और इनका डैमेज होता गया। अब जहाँ तक नाटो मेंबरशिप की बात की है इन्होंने, ये तो शुरू से कह रहे हैं जी, और ये लड़ाई शुरू ही हुई है नाटो मेंबरशिप के ऊपर जी, तो क्या पुतिन एग्री करेंगे उसके लिए जी, कि नाटो मेंबर बन जाए और जो है ये चुपचाप बैठे रहेंगे? जी, वो नहीं कुछ करेंगे। उन्होंने तो इनफैक्ट जेलेंस्की ने ये कहा है कि जो यूक्रेन का एरिया बचा हुआ है वो नाटो मेंबर हो जाए। और देखिए, नाटो मेंबरशिप भी इतनी आसान नहीं है। जी, आज की तारीख में 31 जो ये खाली यूरोपियन यूनियन और नाटो मेंबर्स जो हैं, क्या वो सभी इनके फेवर में हैं? हंगरी फेवर में नहीं है। स्लोवाक के देखिए प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे, जो अभी पुतिन से मिले हैं 2 दिन पहले, वो भी फेवर में नहीं है। हंगरी तो खैर वैसे ही साफ बोलता है कि भाई ये नहीं हो, इतना ज़्यादा वो होना चाहिए। तो कोई नहीं चाहेगा कि रूस को एंटेगनाइज करो इतना, और नुकसान किसका होगा अगर नाटो मेंबरशिप दे दी गई जी, और पुतिन नहीं माने? तो जो छोटे मोटे देश है, जितने स्विट्जरलैंड से लेके छोटे मोटे स्लोवाकिया ये सब आए हैं, नुकसान उनका होगा सबसे पहले। जी, वो बिल्कुल छोटे हैं, 20% इनका लिया तो 5% के अंदर आते हैं यूक्रेन के टेरिटरी में। जी, तो ये डर तो है वहाँ। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये होगा। दूसरी चीज़ ये जरूर है कि 2006 में एक नाटो की मीटिंग हुई थी जहाँ कहा गया था कि बनने लायक है यूक्रेन मेंबर, क्योंकि इन्होंने तो जितने पुराने वार्सा पैक्ट के थे कंट्रीज सबको मेंबर बना लिया था। जी, जो पुतिन कहते हैं कि ये नहीं होना था। हालांकि लोग इसके काउंटर में कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ नहीं है एग्रीमेंट में कि ये नहीं होना था, बट वो बात की बात है, समझने की बात तो है कि जरूर उसमें रहा होगा कि इतने नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन क्या अमेरिका, जर्मनी, हंगरी ये सब कंट्रीज उनके पार्लियामेंट्स स्टेट वे वो कर देंगे कि आ जाएं नाटो में? इतनी जल्दी नहीं लगता। फिर जो क्राइटेरिया है नाटो का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, वो क्राइटेरिया क्या यूक्रेन मीट करेगा इतनी जल्दी? जी, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक ये हो नहीं पाएगा। जी, दूसरा, उन्होंने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है, पहले तो उन्होंने कहा था कि मेंबरशिप देना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि जब तक लड़ाई चल रही है तब तक तो हम इस पर बात ही नहीं कर सकते जी, क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। जी, तो ये कह सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कितनी जल्दी होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2006 नहीं 2008 में शायद मीटिंग थी नाटो वाले में, इनकी मेंबरशिप की बात हुई थी। बट कोई इनका जो एक इनका मैप होता है मेंबरशिप एक्शन प्लान, जी, जो कोई बनना होता है नाटो मेंबर, उसको एक मेंबरशिप एक्शन प्लान दिया जाता है नाटो द्वारा, और वो काफ़ी समय लगता है, 5, 6, 7 साल लग सकते हैं इससे पहले कि वो मेंबर बने, को सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ अभी इनके दी नहीं गई है, तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। हालांकि इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को बोला कि प्रेशर डालो बाकी कंट्रीज में और हमको मेंबरशिप के लिए, तो ये लग नहीं पाएगा। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 5 है नाटो का, जिसमें कहता है कि एक मेंबर कंट्री पर अगर कोई खतरा आता है, लड़ाई होती है, तो बाकी देश ही मदद करेंगे। क्या लड़ाई होते हुए वो करेंगे अभी? जी, वो तो हो नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ये डिबेटेबल हैं, और मुझे नहीं लगता कि नाटो मेंबरशिप इतनी हो जाएगी, खास करके ट्रंप के आने के बाद। वो पहले वो तो नाटो ही नहीं चाहते हैं, तो बाकी चीज़ तो मेंबरशिप तो अलग है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि ये मेंबरशिप वाली बात अगर ऐसे चलती रही तो मुझे लगता है कि पुतिन कहेंगे कि नहीं, ये लड़ाई चलती रहे जितना उतना ही ठीक है जी, वो रुके नहीं। ये भी उस पर चल सकते हैं कि वे उनके फेवर में है। तो जो कुछ भी हो, देखिए आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन तो कमज़ोर हो ही चुका है, उनको अपने खतरे मंडरा रहे हैं। उन्होंने खुद ही बोला है कि 2029 के बाद वो रूस के निशाने पर हो सकते हैं जी, इसलिए क्योंकि रूस 2029 तक और मजबूत हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल अगर सलूशन तो अगर निकलता है, पुतिन ने तो अपना ऑलरेडी बता चुके हैं क्या करना है, वो तो साफ कह चुके हैं कि भाई टेरिटरी छोड़ने के लिए, और इसीलिए जेलेंस्की भी एग्री कर गए हैं। उसके साथ ये है कि जो सिक्योरिटी गारंटी है, पुतिन ने कभी नहीं कहा कि नाटो मेंबरशिप देंगे जी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वेपन्स एम्युनिशन हम देंगे जिससे रशिया से उनको गारंटी मिल सके। और उन्होंने मतलब एक तरह से सीधा बोला था कि कंसिडर सीज फायर, आप कंसिडर कीजिए कि सीज फायर हो, और अपने टेरिटरी जो लॉस्ट है वो तो भूल जाइए जी।
और वेपन्स के लिए उन्होंने बोला ही था। उन्होंने ये भी बोला है कि क्लियर कट बोला है, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था फ्रांस में ट्रंप ने, कि यूक्रेन फोकस करे रिकॉन्स्ट्रक्शन पर। रिकॉन्स्ट्रक्शन जो बच गया इलाका उसको कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है उसको, क्योंकि उन्होंने बोला साफ साफ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा चला गया है जी, उसी में सालों लग जाएंगे ठीक करने में। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि उनको बातचीत से पहले सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, और पुतिन ने बोला है कि वो तो तैयार हैं ट्रंप से बातचीत करने के लिए जी, लेकिन वो कहेंगे कि अपने उस पर करेंगे ट्रंप उस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा मान लीजिए आप जेलेंस्की पर, तो जेलेंस्की क्या चाहेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की यहाँ भी एक वो चल रहा है कि भाई हम बिना अमेरिका के हेल्प के लड़ाई जारी रखें जी, वो इस पर भी सोच रहे हैं कि हम उन्होंने अपनी मिसाइल्स अपने हथियार को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं कि भाई हम अपना करेंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन भी देख रहे हैं वो, धीरे धीरे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ऑप्शन भी रखें। तो अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा शायद वो कहेंगे कि ठीक है हम अकेले लड़ेंगे, बिना उसके चलेंगे। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, वो टेरिटरी तो कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ना वो चाहेंगे कि नाटो हमारे सिर पर आए जी। उसके बाद जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मुझे लगता नहीं कि बहुत आसानी से जो कहा जा रहा है कि 24 घंटे में हो जाएगा, इतने जल्दी तो नहीं लगता कि ये हो पाएगा। पुतिन हाँ कर रहे हैं बातचीत का, बट अपना जारी रखे हुए हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे हैं। जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका इंटरेस्ट अब कहाँ है, और अब यूरोपियन यूनियन या नाटो अपना इंटरेस्ट देखने लगा है जी, जिस तरह वो देख रहे हैं कि हालात आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आकर के बहुत जल्दी समाधान भी इतना जल्दी नजर नहीं आ रहा। सर, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की जो रिपोर्ट चीनी सेना के बारे में आई है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन ने रिपोर्ट को बेतुका बताया है। इस पर एक सवाल ये भी बनता है कि क्या आपको वाकई लगता है कि पेंटागन की ओर से दूसरे देशों की सेना के बारे में मनगढ़ंत रिपोर्टें जारी की जाती हैं? नीरज जी, ये जो रिपोर्ट आप कह रहे हैं 18 दिसंबर को जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जारी किया था। जी, 182 पन्ने की रिपोर्ट है ये, जी, 182 पेज की, मतलब एक बड़ी छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जी, तो इन्होंने चीन की मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर किया है, और ये हर साल करते हैं। जी, ये मेरे ख्याल से 2020 से इन्होंने शुरू किया है, और हर साल ये रिपोर्ट आती है। हालांकि ये कहा जा रहा है चौथी या पांचवी रिपोर्ट इनकी है जो इन्होंने जारी की है। और इसमें जो है ये मैंडेटेड है, ये नहीं कि अपने आप वो कर रहे हैं। ये यूएस कांग्रेस में मैंडेटेड हुआ था कि रिपोर्ट जारी करने के लिए, जिसमें उन्होंने उनके डिफेंस बजट, मॉडर्नाइजेशन, जो इनके प्लान्स हैं, और कई चीज़ें इंक्लूडिंग करप्शन जो इनके यहाँ काफ़ी रैम्पेंट है चीन के मिलिट्री में, उसको इन्होंने भी उजागर किया है। जो मेन पॉइंट हैं उसमें देखिए इन्होंने हर एक का दिया है मिलिट्री के बारे में। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, खास करके न्यूक्लियर फोर्स का। जी, अमेरिका, इन्होंने पेंटागन ने बोला है कि भाई जो इनके पास एक साल पहले कहा जा रहा था कि तकरीबन 500 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, वो अभी 600 के आसपास हो जाएंगे, और 2030 तक चीन 1000 न्यूक्लियर वॉरेट्स बना सकता है मतलब ऑपरेशन करने लायक होगा, ऑपरेट कर सकेगा। और इसने 3 नई मिसाइल फील्ड्स बनाई हैं, मिसाइल फील्ड से कहते हैं अपनी, जिसमें 320 मिसाइल सिलोज बनाए हैं स्टोरेज के लिए। तो ये इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सारी, मतलब उन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि इन्होंने कितना आगे बढ़ाया है। और इन्होंने यहाँ तक लिखा है कि इन्होंने वर्ल्ड लैंडिंग हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उस तरह की कैपेबिलिटी हासिल की है कि कहीं भी वर्ल्ड में टारगेट कर सकें ये। और इन्होंने यहाँ तक कहा है, इन्होंने वर्ड जो यूज किया कि अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक। अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक से इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई देश चीन के ऊपर आक्रमण करता है तो इन्होंने ऐसी कैपेबिलिटी बना ली है कि अगर ये इससे पहले कि उसका मिसाइल या कुछ इनके यहाँ लैंड हो, या काउंटर स्ट्राइक कर देंगे। जी, तो यहाँ तक की कैपेबिलिटी इन्होंने अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। इससे पहले जो कहते हैं ना, एक तो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद आप काउंटर स्ट्राइक करते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आती है, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड देन काउंटर स्ट्राइक, बट उससे पहले कर लेंगे। जी, तो इन्होंने उसके नेवी के बारे में इन्होंने बोला है कि सर्ज कैपेसिटी हासिल कर ली है कि एक साथ अपनी नेवीज, क्योंकि अभी भी चीन की नेवी कहा जाता है कि अमेरिका से
लार्जेस्ट नेवी है दुनिया में, अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ी है। और एक साथ वो अभी डीप ब्लू वाटर नेवी होगी, मतलब काफ़ी डीप तक एक्शन कर सकता है। तो इसके पास उन्होंने एज इट इज़ उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ज़्यादा हुआ है अपने पास रख रहा है, लेकिन जो अपने शोर से अपने किनारे से काफ़ी आगे तक जा सकता है। अभी इन्होंने ये कहा है कि जो PLA आर्मी है वो उसने अपने आप को बहुत ताकतवर उसने भी बना लिया है, अपने मॉडर्नाइजेशन करके उसने, और उसने काउंटर इंटरवेंशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी या जो सेंटर से जो हासिल कर लिया है, कॉन्टिजेंसी बना ली है, काउंटर इंटरवेंशन स्ट्राइक कॉन्टिजेंसीज स्टडी किए हैं कि इससे पहले कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है हम काउंटर स्ट्राइक लॉन्च कर दे, और क्या क्या ये कॉन्टिजेंसीज हो सकती हैं जी। तो उन्होंने यहाँ तक अपनी प्लान कर लिए हैं, और लॉन्ग रेंज काउंटर अटैक कैपेबिलिटी सारे मिला करके इवन लैंड फोर्सेस भी कैसे कर सकती हैं जिन्होंने हासिल कर ली हैं, जो ये बोलते हैं कि लैंड अटैक काउंटर मिसाइल्स, तो लैंड अटैक कैरियर मिसाइल्स LACMs, तो लैंड अटैक कैरियर मिसाइल्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बाकी लॉजिस्टिक्स के बारे में बात की कि लॉजिस्टिक्स अभी चीन अपने 1-2 जगह नहीं रखा है, उसने म्यांमार लीजिए, बर्मा मतलब थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, बांग्लादेश अब आई गया उसमें क्यूबा, ऐसे करके 23 से ज़्यादा देशों में अपनी अपना स्ट्रेटजिक लॉजिस्टिक सेंटर्स बना रखे हैं जी। इसका मतलब कि जो वर्ल्ड पावर अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है वो चाहता है कि इन जगहों से भी रखे, बेसिस तो नहीं बनाया उसने, बट लॉजिस्टिक्स से ही बेसिकली उसके पास हैं। डिफेंस इंडस्ट्री उसने पूरी अपनी अपग्रेड कर ली है, हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। और नेवी की जो हम बात कर रहे थे चीन की, उसके पास 395 शिप्स हैं जी, जो कि वो 435 तक कर लेगा 2030 तक, जो ये उसने प्लान अपना बना रखा है, जो कि बहुत बड़ी एक फोर्स हो जाए, अभी भी बड़ी है जैसे हमने कहा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा है कि स्पेस और साइबर फोर्स, स्पेस फोर्स और साइबर फोर्स जो कर रखी है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी है। और कहा तो ये जा रहा है कि स्पेस फोर्स में अमेरिका अभी भी पीछे है जी। साइबर में उसने बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, यहाँ तक कि इंटरवेंशन करने में, इलेक्शन से लेकर के उसने जो ओपिनियन मोल्डिंग और बाकी सारी चीज़ों में, टिकटॉक से लेकर बाकी हम सब जानते रहे हैं, उसने कर रखा है। फोकस उसका ताइवान पर है जी, ताइवान को हर हालत में हासिल करेगा। और टोटल जो उसने अपनी पॉलिसी अभी डिफेंस पॉलिसी की है फोकस, वो है डिसुएड पहले उसको, देन डेटर कि रोको तुम आगे मत बढ़ो, और तीसरा है डिफीट, हराओ जी। वो ये पॉलिसी लेकर के अपना वो चल रहा है। और उसने काफ़ी जो कैपेबिलिटीज इसी पर फोकस करके बढ़ानी है। हाँ, करप्शन देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या 2 साल में इनके 2 डिफेंस मिनिस्टर पता ही नहीं लगे कहाँ हैं जी, बदले गए। कई उनके जनरल्स को निकाला गया, जनरल्स ही नहीं, कुछ इंडस्ट्री में जो उनके डिफेंस इंडस्ट्री के लोग थे उनको भी हटाया गया करप्शन के मामले में ही। और ये सबसे बड़ा हर्डल है उनकी मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा उनको डीप रूटेड हो गई है। देखिए वो सबसे बड़े आर्मी है, 28 लाख की आर्मी है तकरीबन उनकी, 28 से 30 लाख, एग्जैक्ट तो कोई वो नहीं करता, ये बताया जा रहा है। और एक और चीज़ देखिए बड़ी इसमें है हास्यास्पद की, कहा जाता है मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स, लेकिन चीन कभी या अमेरिका से उस तरह की मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स में नहीं बात करता, न जाता है। कोशिश से करते हैं, हाँ जब अब जरूरत पड़ती है तभी करता है, नॉर्मल बातचीत नहीं होती है, जो कि अमेरिका कोशिश करता रहा है कि होगी तभी कुछ बात हो जाती है जी। ये सही बात है कि अमेरिका ने कहा, चीन ने कहा है कि ये तो टोटली फैब्रिकेटेड है, गलत है, हमारी ये गलत तस्वीर पेश की जा रही है जी। चीन जो कुछ कर रहा है अपनी डिफेंस के लिए कर रहा है जी। बाहर कहीं अटैक करने के लिए और डोमेस्टिक मतलब बाहर के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। चीन का अपना। और ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो है इस तरह की चीज़ बताई जा रही है और जानबूझ करके दुनिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत खतरा है चीन की तरफ से, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। और
उनका कहना है कि ये तो अमेरिका जो बाहर इतने ज़्यादा बेसेस रखा हुआ है जी। खुद के बॉर्डर पर उसका कुछ है नहीं, और ये जो है बाकी सब देशों में लड़ाई कराता रहा है। चीन तो पीसफुल तरीके से रहना चाहता है, उसी पर जाना चाहता है। हाँ, अपनी डिफेंस पॉलिसी वो लेके इस तरह चल रहा है। और ये तो अमेरिका है जिसने कि डिफेंस ब्लॉक्स बना रखे हैं जी। देशों के मिल करके उसने हर जगह से स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स बना रखे हैं। चीन ऐसा कुछ नहीं करता है। चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ऑकर्स और बाकी चीज़ें बना करके। तो इसलिए जो है अमेरिका जस्टिफाई करना चाहता है अपने मिलिट्री बिल्डअप, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और बाकी चीज़ें, ये चीज़ ला करके। और लेकिन देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि शी जिनपिंग ने बोल रखा है कि चीन एक ग्लोबल पावर है जी, और वो उसको लेके चल रहे हैं जी। और ग्लोबल पावर देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होता, दोनों बढ़नी पड़ेगी। इकोनॉमी आगे बढ़नी पड़ेगी, डिप्लोमेसी आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेस जो है मिलिट्री पावर का होगा, तभी जो है आप बढ़ पाएंगे। और इस पर वो लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, स्पेस और साइबर वाला एक मेजर कंसर्न है अमेरिका के लिए कि जिस तरह कैपेबिलिटी इनकी है, साइबर कैपेबिलिटी, क्योंकि 1990 से चीन ने बढ़ा रखा है अपना, काफ़ी आगे निकल चुका है और काफ़ी इससे नुकसान हो रहा है इन देशों को, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका है वहाँ। और स्पेस में इसने काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। देखिए, इसने एंटी मिसाइल फायर करके दिखा रखा था। एंटी सैटेलाइट इसने जो वेपन्स बना रखे हैं, उससे सबसे ज़्यादा खतरा अमेरिका के जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनको हैं। इतने सैटेलाइट, चाहे एलन मस्क से लेकर के इन्होंने स्टारलिंक से लेकर सबने जो भेज रखे हैं, वो सब लो अर्थ ऑर्बिट में है और सबसे ज़्यादा खतरा उनको है, क्योंकि जो इनका डिफेंस ही मुश्किल है। और इसने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स इसके ऊपर, लेजर वेपन से लेके हर एक तरह के वेपन्स हासिल कर रखे हैं। इसने लेजर रेंजिंग स्टेशंस बना रखे हैं चीन ने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ा डर अमेरिका को इस पर है कि अगर सैटेलाइट्स में उसने कुछ कर दिया तो पूरा जो कम्युनिकेशन है, जीपीएस है, बाकी चीज़ें जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो जो है नुकसान, खतरा पहुंचेगा। और आखिरी में यही है कि देखिए, ताइवान को हथियार दिए जा रहा है अमेरिका। वो चाहता है कि ताइवान पर वर्चस्व ना हो चीन का, और चीन उसके खिलाफ है, तो वो चीज़ तो रहेगी ही बीच में। तो पूरा रिपोर्ट जो है एक्चुअली देखा जाए तो हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ बढ़ चढ़ के है, लेकिन अगर दुश्मन को बढ़ चढ़ के नहीं दिखाएंगे तो खुद ही आगे अपना नहीं कर पाएंगे, ये भी है कैपेबिलिटी। लेकिन जैसे मैंने कहा, 182 में जरूर काफ़ी कुछ है। मैं ये कहूँगा कि कम से कम 80% तो है ही है जो एक्चुअल कैपेबिलिटी इन्होंने दी हैं। ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि कोई अपनी कैपेबिलिटी तो अपने आप को दिखाता नहीं है, चीन ने कभी नहीं बताएगा। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि भारत को भी जरूर स्टडी करके हमारे जो जितने भी इसमें रक्षा मामले के लोग हैं वो इसको समझें, और इससे अगर अमेरिका को कुछ डर लग रहा है तो हमको तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, और कैपेबिलिटी जरूर हमें बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने खास तौर पर जो जर्मनी में हमला हुआ था उस पर एक आप नई चीज़ जो लेकर आए हैं, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का जो आपने एंगल दिया है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को एक नई जानकारी मिली है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को कौन सी ताकतें करीब लाने में लगी हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, भारत को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। यूक्रेन क्या नाटो की सदस्यता हासिल कर पाएगा, इस पर जो प्रश्न चिन्ह आपने खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत सामयिक चीज़ें हैं। और जो लोग अभी भी ये सोच कर बैठे हैं कि यूक्रेन अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा, उनको आज शायद आपने एक विस्तार से जवाब दे दिया है। और चीनी सेना के बारे में जो 182 पेजों की जो रिपोर्ट है, उसका आपने जो सारांश रखा है, और भारत को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और चीनी सेना की ताकत कितनी है, वो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी है। तो आपने आज जो तथ्यपरक जानकारियों की भरमार कर दी है सर आज के कार्यक्रम में, उससे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे, उनके मन के कई सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिले होंगे। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।